2026 में केदारनाथ टेम्पल जाने का मन है, लेकिन सोच रहे हो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, खर्च कितना आएगा, ट्रैक आसान है या मुश्किल, यात्रा कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी, आपको यात्रा पर कब जाना चाहिए। अगर आप बिना परेशानी, बिना गलती एकदम सही प्लान के साथ केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगी वो जानकारी जो ज्यादातर लोग यात्रा के बाद बताते थे। चलिए बाबा केदारनाथ धाम की ओर। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए अब सबसे जरूरी हो जाती है दो चीज, क्योंकि समय के साथ साथ केदारनाथ यात्रा भी बहुत कठिन होती जा रही है। उसका कारण है भीड़। तो इसके लिए सबसे जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा पे आने वाले भक्तों के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आता है वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से वहाँ पे बहुत सारे कॉटेज टेंट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी रुकने की व्यवस्थाएं की जाती। तो दो मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपको अगर यात्रा पे जाना है तो ये दोनों चीजों की बुकिंग आपको पहले से कर लेनी, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन और बुकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2026 में केदारनाथ के कपाट 19 तारीख के आसपास खोले जाएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया इस बार 17 अप्रैल को पड़ रही। इसी दिन चारों यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले फिर 2 दिन बाद के आसपास ही यात्रा शुरू होती है। तो 17 से 19 के बीच में ही इस साल 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए लगभग मार्च के आसपास आप मान लीजिए, या फिर 15 मार्च के बाद यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी। यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होते ही आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पे दिख रही है, इस पे जाके आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ केदारनाथ जाना है तो आप केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप साथ में 4 धाम प्लान करेंगे तो आप 4 धाम यात्रा का पूरा रजिस्ट्रेशन आपको स्टेप बाइज करना होगा। बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। और कोशिश करें आप पहले से अपनी यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ही यात्रा करें। वैसे ऑफलाइन तरीके से भी हरिद्वार पहुंचने के बाद, ऋषिकेश पहुंचने के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मारा मारी बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है। तो कोशिश करें आप पहले से अपनी यात्रा प्लान करते ही अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट फिक्स कर लें। उसके बाद बात आती है आपको अपने रूम की बुकिंग कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे पहुंचने के बाद एक तो महंगाई आपको देखने को मिलती है, जैसे यात्रा शुरू होती है भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस पे जाके आप पहले से ही अपने केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप पड़ता है, मतलब 500-700 मीटर की रेंज में बहुत सारे टेंट सिटी वहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पे आपको 600 रुपए से स्टार्टिंग होता है और 1200 रुपए तक अलग अलग प्राइस में आपको टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मतलब अगर आप 700 रुपए के आसपास बुकिंग करते हैं तो आपको फ्लोर में लेटने को मिलेगा, पूरा आपको स्लीपिंग बैग दिया जाएगा। और अगर आप 1000 से 1200 रुपए में बुकिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे बेड वगैरह मिल जाता है और वहाँ पे आपको डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ये जो सारी चीज़ें आपको डोरमेट्री मतलब शेयरिंग ही मिलेंगी। एक टेंट में 10 लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से आपको बुकिंग कर लेनी। अगर आप वहाँ पे होटल वगैरह लेना चाहते हैं भाई, तो आप वहाँ पहुँच के ही होटल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन होटलों में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। तो कोशिश करें पहले से आप अपनी जैसे ही केदारनाथ यात्रा की ट्रिप प्लान करेंगे, सारी चीज़ें आपको कर लेनी। पहला रजिस्ट्रेशन कर लेना है, दूसरा आपको अपने लिए टेंट वगैरह की बुकिंग भी कर लेनी है। बात करते हैं आपको केदारनाथ यात्रा पे जाना कैसे। तो केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को सबसे पहले आना होता है हरिद्वार। हरिद्वार रेल मार्ग से, हाईवे मार्ग से, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फिर उसके लिए आपको आना पड़ेगा देहरादून। लेकिन मैं हरिद्वार को मेन पॉइंट मान रहा हूँ, क्योंकि हरिद्वार से अधिकतम भक्त बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। तो आप बाई ट्रेन सबसे सस्ता साधन होता है, आप आ जाइए केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार। हरिद्वार अगर आप रात में पहुँचते हैं तो फिर आपको एक नाइट का स्टे हरिद्वार में ही करना पड़ेगा। हरिद्वार में आपको बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ आपको 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये में कमरा उपलब्ध हो जाएगा। तो आप आराम से, अगर आप शाम वाम को पहुँचे तो हरिद्वार में रेस्ट करिए, कमरा लीजिए, हर की पौड़ी पे स्नान करिए, गंगा आरती में शामिल होइए और सुबह सुबह आपको निकलना है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। अब यहाँ पे बात आपकी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आपको कैसे जाना है। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है बाई टैक्सी। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप कोशिश करें प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग कर लें। 3 दिन के लिए बुकिंग होती है या फिर 4 दिन के लिए आप कर लें, भीड़ अगर बहुत ज़्यादा है। और 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के आसपास आपको चार्ज किया जाएगा पर डे के हिसाब से। लेकिन इस समय रेट बढ़ गए हैं इस बार, तो हो सकता है आपको 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक भी चार्ज देना पड़े एक दिन का। मतलब पूरी ट्रिप के लिए आपको 13000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक देना पड़ेगा 5 सीटर के लिए। अगर आप 7 सीटर करके जाते हैं, आप 6 लोग हैं, तो इसके लिए आपको 18000 रुपये तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप 5-6 लोग के ग्रुप में जाते हैं तो। और अगर आप बहुत कम कॉस्ट में यात्रा करना चाहते हैं तो उसका दूसरा
ऑप्शन है बाई बस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में ही सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बसें जाती हैं, लेकिन जब यात्रा खुलती है तो उस समय बहुत ज़्यादा रश होता है बसों में, और बसों का जो चार्ज होता है वो 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में अलग अलग होता है। और अगर आप बस से ही जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से पहले से ही बस की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आप बस की टिकट करेंगे पहले से हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए तो इसमें आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक ज़्यादा देना पड़ सकता है। मतलब ऑनलाइन बस की टिकट 1000 रुपये की तक हो जाती है अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से भी इस यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषिकेश से भी आपको बस की सुविधा मिल जाती है, प्राइवेट टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। रेट लगभग उतने ही होते हैं। ऋषिकेश क्यों मैं बता रहा हूँ, ऋषिकेश वो पॉइंट है जहाँ पे 4 धाम यात्रा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप बनाया जाता है, जहाँ पे भक्तों के ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा वहाँ पे कैंपस बना हुआ है। तो बहुत से यात्री ऋषिकेश से भी यात्रा करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ आप कोशिश करें हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत करें। तो सुबह सुबह आप बाई बस जाते हैं, फिर टैक्सी बुक करके जाते तो आप शाम तक पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। अभी तीसरा ऑप्शन आता है, वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी भी जाती है जो आपसे 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये लेती है। सूमो सफारी टाइप की गाड़ियाँ होती कि आपको 6 से 7 घंटे में सोनप्रयाग तक पहुँचा देती। तो आप अपने बजट अनुसार देख लेना आपको क्या करना है। और अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो फिर आप अपनी कार या बाइक लेके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। ये तो बात होगी आप सोनप्रयाग तक कैसे जाएंगे। सोनप्रयाग से मुख्य रूप से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग से दूसरा पड़ाव पड़ता है गौरीकुंड, जो कि 5 किलोमीटर के आसपास है। फिर गौरीकुंड से सभी भक्त पैदल घोड़े खच्चर से जाते हैं बाबा केदारनाथ धाम तक। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो सोनप्रयाग में मोस्टली GM की कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती है, एक ही डोरमेट्री है, लेकिन वहाँ पे हमेशा फुल रहता है। तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे होटल गेस्ट हाउस ही देखने को मिलेंगे और डोरमेट्री की सुविधा भी देखने को मिलेगी। अगर आप होटल वगैरह लेंगे तो लगभग आप मान लीजिए 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आपको चार्ज देना पड़ेगा जैसे ही यात्रा शुरू होती है, अगर आप उस समय जाते हैं तो। इसके अलावा अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं तो डोरमेट्री आपको 400 रुपये से लेकर 500 रुपये में अवेलेबल हो जाती है आसानी से। और आप कोशिश करें कि डोरमेट्री में ही रुक जाएं, जो कि सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि सुबह सुबह आपको पैदल अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होती है। खाने पीने की बात करें तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे होटल वगैरह मिल जाते हैं, तो 150-200 रुपये में भरपेट खाना भी खा सकते हैं। तो आप पहले दिन जब हरिद्वार से पहुंचेंगे शाम को सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे करिए, थोड़ा बहुत सोनप्रयाग एक्सप्लोर करिए। दूसरे दिन सुबह सुबह आपको कम से कम 3 बजे ही उठ जाना है। उसका कारण है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए 5 किलोमीटर के लिए वहाँ पे लोकल टैक्सी चलती है, जिसका कि चार्ज 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, कभी कभी तो 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें भी लग जाती। तो कोशिश करें आप 3 बजे उठ के ही लाइन में लग जाएं, क्योंकि आपको सबसे पहले गौरीकुंड ही पहुँचना है। तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भी हो सकता है, इसमें लग सकता है। और कभी कभी 15 से 20 मिनट में भी आप लाइन में नंबर आ जाता है और आप बाई टैक्सी पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। अब गौरीकुंड से आपको अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करनी है। गौरीकुंड से लगभग जो दूरी बचती है केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर लिखा हुआ होता है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। लेकिन इस बार नया रास्ता, जो पुराना रास्ता था 2013 से पहले वाला, तो वो 2013 वाला रास्ता भी खुल गया। तो इस बार यात्रा थोड़ी सी छोटी और कम हो सकती है। वैसे तो कोशिश करें अगर आप बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पे जाते हैं तो आपको पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं, कहीं से कोई दिक्कत है, तो फिर आपको वहाँ पे घोड़े, पालकी, खच्चर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मान लीजिए 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये के आसपास आपको चार्ज देना पड़ेगा। और भीड़ जब ज़्यादा होती है भाई तो घोड़े वाले वहाँ पे बहुत आतंक काटते हैं। तो आप कोशिश करिए, वहाँ पे प्रीपेड काउंटर गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, आप वहाँ से ही टोकन लीजिए और फिर आप अपनी यात्रा घोड़े खच्चर से कर सकते हैं। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं भाई, तो पालकी में आपको 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप पालकी से भी जा सकते हैं। और मैं अगर बताऊं, आप पालकी से जाना चाहते हैं ना, तो कोशिश करें आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर लें। बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, फाठा से, सिरसी से और गुप्त काशी से। लेकिन इसकी जो टिकट है भाई वो आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपकी जो वेबसाइट है IRTC हेली यात्रा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, IRCTC वालों की वेबसाइट, यहीं से आपको टिकट मिलेगा। टिकट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, तो आपको किसी भी सेकेंड पार्टी से या फिर किसी ऐसे लिंक से जाकर टिकट की बुकिंग नहीं करनी है जहां पे आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आप वहां पहुंचे और आपको टिकट की सुविधा ना मिल पाए, फिर आपको परेशान होना पड़े, उसके बाद पैसे वगैरह भी वापस नहीं आते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो अगर आप
गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम राउंड ट्रिप करते हैं तो इसके लिए आपको करीब 12,500 रुपये का आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप फाटा से केदारनाथ धाम जाते हैं फिर वापस आते हैं इसके लिए आपको लगभग 8500 से 8600 के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और सिरसी से जाते हैं तो इसके लिए भी आपको 9,000 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर इस बार चार्जेस बढ़ जाते हैं तो 10% की बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन लास्ट ईयर चार्जेस बढ़े थे तो इस बार चार्जेस नहीं बढ़ेंगे। तो आप कोशिश करें, पालकी से अच्छा है आप टिकट बुक कर लें हेलीकॉप्टर की, और इसकी बुकिंग जो है जिस दिन खुलती है उसी दिन फुल हो जाती है। तो कब कब यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग खुलेगी वो भी आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे गौरीकुंड। गौरीकुंड से अधिकतम भक्त पैदल यात्रा करते हैं। गौरीकुंड में गौरी कुंड बना हुआ है जहाँ पे गर्म जल का कुंड है, लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, लेकिन आपदा में खत्म हो गया, लेकिन फिर से पुनः निर्माण हो। तो अगर आप चाहें तो गौरीकुंड में स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे गौरी माता मंदिर बना, वहाँ पे दर्शन करें, फिर यहीं से आप पैदल यात्रा की शुरुआत करिए। अगर आप सुबह सुबह 7 बजे भी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं तो आप शाम तक पहुँच जाएंगे बेस कैंप, जो कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। बेस कैंप से पहले बीच में आपको कई स्थान पड़े, जैसे रामबाड़ा पड़ेगा, छोटी लिंचौली पड़ेगा, बड़ी लिंचौली पड़ेगा। तो इन सभी जगह आपको रुकने की व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे GMVN वालों के टेंट बने होते हैं, यहीं पे आप रुक सकते हैं। अगर आपने पहले से बुकिंग की होगी तो आपको रुकने को मिलेगा, नहीं तो आपको बेस कैंप पे ही जाने के लिए कहा जाएगा, आपको वहाँ पे ही रुकने दिया जाएगा। और कोशिश मैंने जो पहले बताई, आपको बुकिंग पहले से ही कर लेना है। बाई चांस आप बुकिंग करके नहीं जाते हैं तो क्या होगा, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट वालों के जो कॉटेज होते हैं, जो टेंट होते हैं, वहाँ पे अगर उपलब्धता है तो आपको रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो आपको वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वो भी वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगाते हैं। बड़ी बड़ी टेंट की कॉलोनियाँ बसती हैं पूरी, लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाती हैं केदारनाथ मंदिर से। बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही आपको बहुत सारे टेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 400 रुपये से लेकर 500 रुपये में बहुत आराम से रुक सकते हैं। और अगर आप के पास बजट है, आप कमरा लेना चाहते हो तो फिर आप सीधे चले जाएंगे मंदिर के पास में। मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल वगैरह बन गए हैं, नवनिर्माण हुआ है, बहुत सारे नए नए होटल बने हैं, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक कमरे की जो कॉस्टिंग भाई वो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आने वाली है। तो आप अगर बजट अलाउ करता है तो फिर आप वहाँ पे जाके रूम वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग सुबह सुबह निकले थे और समझ लीजिए शाम तक पहुँच चुके हैं बेस कैंप या फिर मंदिर के पास में। अब आपको दर्शन कैसे करना है, तो जब आप सुबह सुबह निकलेंगे शाम तक कोशिश करिए आप 6 बजे के पहले पहुँच जाएगी। 6 बजे बाबा केदारनाथ धाम की आरती होती जो कि बहुत भव्य और विशाल होती, तो कोशिश करें आप उस आरती में भी शामिल हो जाएं। और अगर आप 8 बजे के बाद पहुंचे तो फिर आप बेस कैंप में स्टे कर लीजिए, मंदिर तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुबह सुबह आपको उठना है और जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर आप 5 बजे के पहले पहुंचे तो आप शाम को जाके भी एक बार बाहर से दर्शन कर सकते हैं, भीड़ कम है तो लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हैं। 2 अलग अलग चीजें हो जाती, समय डिपेंड करता है आप कब पहुंचते हैं। बात करते हैं सुबह सुबह आपको दर्शन कैसे करने हैं। तो आप रात में पहुंचिए, आराम से घूमिए फिरिए। गौरी कुंड से शाम तक आप पहुंचते हैं केदारनाथ धाम, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाइए, मतलब बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप खाना वाना खाने के लिए वहाँ पे 200-250 रुपये आपको प्रति व्यक्ति हिसाब से खाना अवेलेबल होने वाला है। और अगर आपने GMVN की डोरमेट्री बुक की तो वहाँ पे आपको साथ में खाना भी अवेलेबल हो जाता है। और आराम से आप सोइए और सुबह सुबह उठ जाइए 3 बजे उठ जाना है और आपको लाइन में लगना है जाके दर्शन करने के लिए। नहाने के लिए आपको वहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था हो जाती है, इसके लिए आपको अलग से 100-150 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। आप नहाइए धोइए और जाइए, लाइन में लग जाइए। बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर का निर्माण हो गया है, आप आराम से वहाँ पे लाइन लगेंगे। लाइन लगने के बाद आप कम से कम 4 से 5 घंटे बाद पहुंचते हैं मंदिर के आसपास में। मंदिर के आसपास पहुंचे आप आराम से दर्शन करिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पहले कभी होती थी भीड़ कम होती है, लेकिन सीजन डिपेंड नहीं करता है। अगर जुलाई अगस्त की बात करें तो बरसात का समय तब भीड़ कम होती नहीं, सितंबर अक्टूबर में भी बहुत रश होता है और यात्रा खुलने के बाद भी बहुत ज़्यादा रश होता है। 4-5 घंटे आपको लग जाएगा दर्शन करने में। आराम से आप दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइए, पीछे भीमशिला है, आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति वगैरह रखी गई है, तो आप वहाँ जाके भी दर्शन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको दर्शन कर लेना है आराम से। अगर आप 3 बजे उठ के लाइन में लगते हैं तो कोशिश ये रहती है कि 12 बजे तक आपके दर्शन वगैरह हो जाएंगे। और फिर अगर आप चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं भैरव बाबा, जो कि 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। और अगर आपके पास समय बचता है तो कोशिश करिए उसी दिन आप वापस सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको
टैक्सी अगर आप करके आए हैं तो आप टैक्सी से वापस आ सकते हैं, और अगर आप शेयरिंग में गए हैं तो शेयरिंग भी उपलब्धता हो जाती है, आपको 9 बजे तक उपलब्धता होती है। और अगर आप बाई बस वापस आना चाहते हैं तो आप बाई बस भी वापस आ सकते हैं। लेकिन बस आपको जो अब छोड़ती है भाई, वो छोड़ती है अब रामपुर तक। पहले क्या होता था कि सोनप्रयाग तक बस जाती थी, लेकिन अब सोनप्रयाग तक बस नहीं जाती, अब रामपुर तक बस जाती है। रामपुर से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 700-800 मीटर के आसपास है। बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है, यहीं से आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और मैं आपको एक्स्ट्रा ट्रिप दे रहा हूँ वीडियो में, अगर आप बाई बस यात्रा करके गए हैं तो फिर आप जब पहुँचते हैं रामपुर में तो वहाँ पे बस स्टैंड से उतरने के बाद आपको रामपुर में ही नाइट स्टे कर लें। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सस्ते में रुकने की उपलब्धता हो जाती है। अब बात करते हैं आपको अपनी यात्रा की तैयारी कैसे करनी। तो पर डे आप लगभग 2 किलोमीटर टहलें अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं, पहले कभी नहीं गए हैं तो। और जब आप यात्रा पे जाएंगे तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में ऊलन कपड़े वगैरह, स्वेटर, छाता, ये सब सारी चीज़ें लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी वेदर चेंज हो जाता है, कभी भी बरसात होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ रखने के बाद ही यात्रा करनी है। और अगर आप वहाँ पे रूम के लिए रुकना चाहते हैं तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। वहाँ पे कौन कौन से कॉटेज मिलते हैं, कैसे बुकिंग होती है, उन सारी चीज़ों की भी वीडियो आ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप बजट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, बजट में लगभग अगर आप सिंगल पर्सन हैं भाई, बस जाते हैं, आप डोरमेट्री में रुकते हैं, तो बहुत कम बजट में आप बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। लगभग ये मान लीजिए 4 से 5 हज़ार रुपये ही आने वाला है अगर आप बाई बस, डोरमेट्री और पैदल यात्रा करते हैं। तो बाकी अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कार करके जाते हैं, तो वो सारे खर्चे अलग अलग हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपका कोई सवाल है केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत ही उसका रिस्पांस दिया जाएगा। और कमेंट में जय केदार के जयकारे जरूर लगा देना अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज से आपको बराबर हमारे यूट्यूब चैनल पर केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़े हुए, 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहेंगे।